हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए, अपन ने अभी तक जो है वो किरचॉफ का नियम पूरा देख लिया है। आज अपन इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हीट स्टोन सेतु डिस्कस करने वाले हैं। व्हीट स्टोन वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने जिस परिपथ को सॉल्व किया था उसे फिर व्हीट स्टोन सेतु के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो अपने पास में जो टॉपिक है वो है व्हीट स्टोन सेतु। तो व्हीट स्टोन, व्हीट का मतलब हिंदी में होता है गेहूं, और आटा मतलब, और स्टोन का मतलब हो गया पत्थर, सेतु तो सेतु था ही। तो आटा पत्थर सेतु। नहीं बच्चों, ऐसा कोई नाम नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। ओके, व्हीट स्टोन वैज्ञानिक का नाम है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, इसे कन्वर्ट मत कर दीजिएगा, पता चले कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा ऐसा, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, अब देखिए इसकी मतलब इससे करते क्या है, ये सेतु क्या काम करता है। तो ये सेतु की सहायता से, मतलब इस परिपथ की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका उपयोग क्या हो गया, व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब ये सेतु मैं बना देता हूँ, मतलब वो पर्टिकुलर सर्किट मैं आपको बताता हूँ कि वो सर्किट है क्या। और सर्किट इंपॉर्टेंट है बच्चों। मेरे को पता नहीं चलता, इतना तेज गाड़ी चला करके जाएंगे कहाँ। यहाँ पे ऐसी कोई रेस हो नहीं रही है, गलियों के अंदर ऐसा चलाते हैं जैसे पता नहीं। मोटर बाइक रेसिंग में इन्हीं का इनाम आने वाला है अभी से। ओके, चलिए, तो व्हीट स्टोन सेतु के अंदर ये 4 प्रतिरोध होंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये गैल्वेनोमीटर, हिंदी में बोलते हैं धारा मापी, और ये कुंजी, और यहाँ पर एक सेल लग जाएगा और कुंजी लग जाएगी। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले इसकी रचना बता देता हूं। तो व्हीट स्टोन सेतु एक चतुर्भुजीय परिपथ है जिसके प्रत्येक भुजा पर एक प्रतिरोध संयोजित होता है। तो ये प्रतिरोध R1, R2, R3, R4। इस संयोजन में चतुर्भुज के एक विकर्ण के मध्य धारा मापी एवं कुंजी संयोजित होती है, जबकि द्वितीय विकर्ण, ये वाला द्वितीय विकर्ण के मध्य ई विद्युत वाहक बल का सेल एवं कुंजी केवन को संयोजित किया जाता है। हो गई इसकी रचना। ठीक है, कंप्लीट हुआ। चलिए अब देखो बच्चों, अब इसके अंदर अगर ये कुंजियां दोनों ऑन कर दी जाए, K1 कुंजी को और K2 कुंजी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। वो धारा कैसे जाएगी वो समझिए। तो ये मूल धारा है I। ठीक है, ये I धारा यहाँ पर गई, तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं नाम दूं A, इसे नाम दिया B, इसे नाम दिया C और इसे नाम दिया D, तो ये जो धारा I है वो इस बिंदु पर आकर के बट जाएगी 2 भागों में। यहाँ पर धारा हो जाएगी I1, यहाँ पर धारा हो जाएगी I2। 2 भागों में बट गई, बराबर भागों में नहीं बटी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध भी बराबर नहीं थे। ओके, अब जैसे ये धारा I1 यहाँ पहुंची तो ये भी 2 भागों में बट सकती है, एक इस भाग में जा सकती है और एक इस भाग में जा सकती है। ठीक है, तो जो धारा I1 की गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी में जाती है उसे IG से हम प्रदर्शित करेंगे। तो बची हुई धारा कितनी बच गई, तो हम बोलते हैं I3 धारा जो है वो इसमें चली जाती है। अब ये I3 है कितनी, तो आप किरचॉफ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, KCL से, कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। इसका मतलब I1 बराबर होगा IG प्लस I3, है ना, IG प्लस I3। तो करके देखो I3 बराबर क्या हो गया, I में से I1 में से किसको घटा दें, IG को घटा देते हैं।
तो ये हो जाएगा I1 माइनस IG। ठीक है, फिर ये धारा ऐसे ही क्यों बही, ऐसे क्यों नहीं बही, इसका भी कारण है। हम जब ये परिपथ सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि B बिंदु पर विभव का मान D बिंदु पर विभव से ज्यादा है। देखिए ये समझिए, ओम के नियम से और इससे पहले भी हमें पता है कि जो विद्युत धारा है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, और विभवांतर होगा तो ही विद्युत धारा बहेगी, अगर विभवांतर नहीं है तो विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो हमने बोला यहाँ पर और यहाँ पर अगर विभव अलग अलग है तो, और बी बिंदु का विभव डी बिंदु के विभव से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे विभव ज्यादा है यहाँ पे कम, तो फिर धारा ऐसे ही बहेगी। और हमने ये पहले से ही कंडीशन लगा रखी है कि ऐसा ही है, इसलिए ये धारा ऐसे बनी। अगर गलती से डी बिंदु का विभव ज्यादा होता और इसका कम होता तो फिर ये आईजी धारा ऐसे बहती बच्चों, उल्टी हो जाती, दिशा विपरीत होती। ओके, चलिए ये आईजी धारा यहां पर आ गई। ठीक, तो यहां पर आईजी धारा आ रही है, यहाँ पे I2 धारा आ रही है, तो इसमें कितनी हो जाएगी, वापस से I4 धारा मान लेते हैं। और I4 वास्तविकता में बराबर किसके होगी बच्चों, गौर करो, दोनों धाराओं का योग होना चाहिए KCL से। तो हम बोलते हैं कि I4 जो है वो I2 प्लस IG होती। ठीक है, चलिए अब I4 इधर से आ रही है, I3 इधर से आ रही है, तो फिर इसमें कितनी बहेगी, I3 प्लस I4 बहेगी भाई, है ना। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होना चाहिए। तो I3 प्लस I4 करो, I3 प्लस I4 करेंगे तो IG से IG क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, I1 प्लस I2। गौर करो I भी तो I1 प्लस I2 ही था, तो इसका मतलब वापस से धारा I धराई और ऐसा चली गई। ये धाराओं का क्रम हुआ, समझ में आया ये आसानी से। चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो अपन काम करना चालू करते हैं, मतलब इसकी क्रिया विधि को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इसकी क्रिया विधि में काम करते हैं। क्रिया विधि में आप क्या लिखेंगे कि व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध, यहाँ पे R4 को अपन अज्ञात मान रहे हैं, की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को संतुलन की अवस्था में ही प्राप्त किया जाता है। अब संतुलन की अवस्था इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, सेतु का संतुलन की अवस्था, सेतु व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में ये जो बी बिंदु का विभव है ना बच्चों, वो डी बिंदु के विभव के बराबर प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि हम बोलते हैं कि संतुलन की अवस्था वह स्थिति है जब धारा IG का मान 0 होता है, मतलब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये गैल्वेनोमीटर इतनी बार आप बोलते जा रहे हो, है क्या वो तो बताओ। तो पहले गैल्वेनोमीटर को डिस्कस करते हैं। गैल्वेनोमीटर देखो बच्चों, आपने अमीटर पढ़ा है इससे पहले, है ना, 10वीं के अंदर आपने पढ़ा होगा कि अमीटर की सहायता से धारा को ज्ञात किया जाता है कि किसी परिपथ में कितनी धारा बह रही है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर जितनी भी बह रही हो। ठीक है, तो वो धारा का मापन अमीटर करता है। लेकिन हमें सिर्फ यही पता लगाना है कि परिपथ में धारा बह रही है या फिर नहीं बह रही है, तो फिर हम किसका उपयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर वह विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से हम धारा का संसूचन करते हैं, मतलब धारा का पता लगाते हैं कि धारा बह रही है या फिर नहीं बह रही है। ठीक है, चलिए तो ये गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है, अगर आप देखेंगे लैब में जाओगे ना तो आपको दिखाई देगा कैपिटल G लिखा हुआ होता है, इसमें बीच में जो पॉइंटर होता है वो 0 पर होता है, फिर इस तरफ भी 30 लिखा हुआ होगा और इस तरफ भी 30 लिखा हुआ होगा। ये अधिकतम वैल्यू है जहां तक ये पॉइंटर मूव कर सकता है। अब अगर धारा बहेगी तो ये जो पॉइंटर है वो या तो इस तरफ जाएगा या फिर इस तरफ जाएगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर ये विक्षेपित हो रहा है गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर, तो ये समझ लीजिए कि धारा बह रही है। हाँ, ज्यादा विक्षेपित हो रहा है तो ज्यादा धारा बह रही है, कम विक्षेपित हो रहा है तो कम धारा बह रही है, लेकिन धारा जरूर बह रही है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, है ना। तो विक्षेप देगा तो धारा बह रही है, और अविक्षेप मतलब 0 की अवस्था में ही है तो धारा नहीं बह रही है, ये ध्यान में रखें। तो धारा का संसूचन करता है। ठीक है, तो अब व्हीट स्टोन सेतु कौन से में काम कर रहा है, तो हमने बोला कि यह संतुलन की अवस्था में काम करता है, और संतुलन की अवस्था में धारा मापी में विक्षेप 0 अर्थात धारा मापी अविक्षेप की अवस्था में होती है। अविक्षेप वर्ड ध्यान में रखिएगा, अगर अविक्षेप है तो IG का मान 0, IG का मान 0 ये बताता है कि इस बिंदु पर विभव का मान इस बिंदु के बराबर है।
सीधी सी बात है। अगर दोनों बिंदुओं का विभव बराबर होगा तभी तो धारा शून्य होगी। क्यों शून्य होगी? क्योंकि विभवांतर शून्य हो गया ना बच्चों, इसमें कोई विभवांतर रहा ही नहीं। और अगर दो बिंदु अगर समान विभव पर होते हैं तो उनमें कोई धारा नहीं बहती। अगर दोनों बिंदुओं पर विभव अलग अलग है तो उनके मध्य धारा बहेगी, लेकिन अगर दोनों बिंदुओं पर विभव समान है तो धारा नहीं बहेगी। तो ये समझ लीजिए, मैं लिख देता हूं। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में धारामापी में विक्षेप शून्य होता है। अर्थात धारामापी से प्रवाहित धारा IG का मान कितना होगा? शून्य होता है। एवं B बिंदु पर विभव का मान किसके बराबर होता है? D बिंदु के विभव के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वर्ड ध्यान में रखें, संतुलन की अवस्था, इसी में ही हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अब कैसे ज्ञात करेंगे वो समझ लीजिए। तो हमने यहाँ पर, अब समझिए, अब थोड़ा सा लॉजिक स्टार्ट हो गया है। अब क्या कर रहे हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर देखो क्या बोल रहा है कि B बिंदु पर विभव का मान D बिंदु पर विभव के बराबर है, ऐसा ही बोला जा रहा है। ठीक, अब अगर मैं इन दोनों में से A बिंदु का विभव घटा दूं, ठीक है, दोनों तरफ में से क्या घटा दिया जाए? A बिंदु का विभव घटा दिया जाए। ये अपन ने A बिंदु का विभव क्या कर दिया? घटा दिया। अगर ऐसा हुआ तो देखो VB माइनस VA, VB माइनस VA, ये VA भी हो गया क्या? A और B के मध्य विभवांतर कितना है? धारा I1 प्रतिरोध R1, तो ये हो जाएगा I1 R1। ऐसे ही VD माइनस VA, VD माइनस VA, A और D के मध्य विभवांतर कितना है भाई? I2 R3 है क्या? बराबर होगा I2 R3 के। ठीक है, ये हो गया, ये समीकरण नंबर 1 आ गया हमारे पास में। इसका दूसरा भाग देखो, वापस से मैं यही लिख रहा हूं। हमें ये पता है संतुलन की अवस्था में कि B बिंदु पर विभव का मान किसके बराबर है? D बिंदु के विभव के बराबर है। अब हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ वाले विभवों को C बिंदु पर जो विभव है उससे घटा रहे हैं। इसका मतलब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, VC में से इसको घटा दिया और इसको भी VC में से क्या कर दिया? घटा दिया। बताओ समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही चीज से घटा रहे हैं, यहाँ पे एक ही चीज में से घटा रहे थे। ठीक, चलिए, तो एक ही चीज में से अगर हम घटा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? VC माइनस VB, VC माइनस VB, इन दोनों के मध्य विभवांतर, इन दोनों के मध्य विभवांतर, इसका मतलब I3 किससे गुणा होगा? R2 से, है ना? तो ये हो जाएगा I3 R2। ठीक है, बराबर होगा किसके? देखो VC माइनस VD, VC माइनस VD, VC माइनस VD है, इसका मतलब धारा मल्टीप्लाई होगी किससे? R4 से। तो ये हो जाएगा I4 इंटू R4। अब थोड़ा सा समझने लायक बात है, चूंकि हम संतुलन की अवस्था की बात करें इसलिए IG का मान शून्य है। धारा IG का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो ये जो I3 है, I3 में अगर IG को शून्य कर दूंगा तो I3 वास्तविकता में किसके बराबर है? I1 के। और I4 के अंदर अगर IG को शून्य कर दें तो I4 किसके बराबर है? I2 के। तो हमने लिखा संतुलन की अवस्था हेतु, संतुलन की अवस्था हेतु क्या होगा बच्चों? I3 का मान तो किसके बराबर है?
I1 के, और I4 का मान किसके बराबर है, I2 के। ये हमने अभी देखा है। ठीक, अगर ये हमने ऐसा देखा है बच्चों, तो भाई ये हमारे पास में समीकरण चेंज हो जाएगा। I3 की जगह तो रखेंगे I1, तो ये हो जाएगा I1 R2, ऐसा ही है, बराबर होगा I4 की जगह लिखा जाएगा I2 बराबर I2 R4, और इसे कह देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये और ये दो समीकरण मिल गए हमें। ठीक, अब समीकरण 2 में मैं किसका भाग लगा रहा हूं, समीकरण 1 का भाग लगा रहा हूं। देखिए भाई, तो अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 करने पर अगर ऐसा कर दिया जाए, देखो समीकरण 2 क्या था, इधर है I1 R2 और इधर है I2 R4। ठीक है, और इसमें भाग लगाओ समीकरण 1 का, समीकरण 1 का I1 R1, और यहाँ पर है I2 R3, और बीच में बराबर का निशान। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, क्या मिलेगा, R2 बटा R1 बराबर होगा किसके, R4 बटा R3 के। ये पता चला, ये संतुलन की अवस्था का प्रतिबद्ध है बच्चों। R2 बटा R1 बराबर R4 बटा R3। अगर R4 अज्ञात प्रतिरोध मान लिया जाए, ठीक है, अगर R4 अज्ञात प्रतिरोध मान लिया जाए, तो फिर R4 को क्या लिखा जा सकता है, R3 को इधर ले जाओ, R2 बटा R1 गुणा हो जाएगा किससे, R3 से। बताओ, ज्ञात नहीं कर सकते क्या। तो ये ध्यान में रखिएगा, संतुलन की अवस्था का प्रतिबद्ध क्या है, या संतुलन की अवस्था को कैसे देखा जाता है, कि यदि प्रतिरोध इसमें से इसका भाग लगाएं वो बराबर है किसके, इसमें से इसका भाग लगाने पर। ठीक है, चलो इस चीज को समझो कि ये प्रतिबद्ध कैसे अपन दिमाग में रखेंगे न्यूमेरिकल्स में। ये तो पता चल गया, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा। न्यूमेरिकल में इस चीज को कैसे ध्यान में रखेंगे, तो ये ध्यान में रखिए बच्चों, काम करने का तरीका क्या होगा, इस प्रतिरोध में इस प्रतिरोध का भाग लगाओ, मतलब R1 में भाग लगाओ किसका, R3 का, वो बराबर आना चाहिए। ऊपर से नीचे जा रहे हो तो यहां पर भी ऊपर से नीचे जाओ, R2 में भाग लगाओ R4 का। अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब है IG का मान 0 होगा संतुलन की अवस्था में। ठीक है, चलिए फिर ये ना करो तो ऐसा चलो, यूं चलो तो फिर यूं चलो, मतलब R1 में भाग लगाओ R2 का, R1 में भाग लगाया किसका, R2 का, वो बराबर होना चाहिए किसके, वापस से ऐसा ही चलो, R3 में भाग लगाओ R4 का। अगर ये अनुपात बराबर आ रहे हैं तो भी संतुलन की अवस्था में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये न्यूमेरिकल में अपन देखेंगे कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है या फिर नहीं हो रही, ये दोनों एक ही कंडीशन है वैसे तो। ठीक है, मैथमेटिक्स देखोगे तो बस इंटरचेंज ही किया है, R2 को उठाकर इधर रख दिया और इसको उठाकर इधर रख दिया अपन ने, और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया, इस तरीके से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जाता है। अब एक बात और आती है बच्चों, कि ये इस R4 का सही मापन कब किया जाता है, तो हम बोलते हैं R4 का सही मापन तभी किया जाता है, या फिर व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राह्यता तब अधिकतम होती है जब समस्त संयोजित प्रतिरोधों की कोटि समान होती है। अब थोड़ा समझिए कि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, कोटि समान होना। इसका मतलब यदि एक प्रतिरोध किलो ओम का है तो बचे हुए सारे प्रतिरोध भी किस में होने चाहिए, किलो ओम में होने चाहिए। अगर एक प्रतिरोध मेगा ओम का है तो फिर अन्य भी मेगा ओम के होने चाहिए। अगर एक प्रतिरोध 100 ओम 200 ओम में है तो फिर वो भी सारे 100 की कोटि के अंदर ही होने चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा, मतलब प्रतिरोधों की कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उस स्थिति में आप देखेंगे कि अज्ञात प्रतिरोध का मापन जो है वो पूर्ण दक्षता के साथ में हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि व्हीटस्टोन सेतु का जो अधिकतम सुग्राह्यता है उसके लिए समस्त संयोजित प्रतिरोधों की कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया ये। चलिए तो ये उतार लीजिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ओके। अब अपन देखो ये एक पूरा टॉपिक हो चुका है, इसी टॉपिक को वापस से रिपीट करना है, लेकिन तरीका चेंज है। क्या चेंज है वो समझिए। अब हमें ये बोला जा रहा है बच्चों कि आपको व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था का प्रतिबद्ध, मतलब ये यही ज्ञात करना है। किसकी सहायता से,
किरचॉफ के नियम की सहायता से। किरचॉफ का कौन सा नियम बच्चों? वो जो द्वितीय नियम देखा था ना, उल्टा वाला, केवीएल। केवीएल की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? ये संतुलन की अवस्था का प्रतिबद्ध ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन का प्रतिबद्ध ज्ञात करना। ठीक है, चलिए। तो सर्किट डायग्राम मेरे पास में पहले से बना हुआ था, आपको बनाना पड़ेगा, है ना? मेरे पास में पहले से बना हुआ है। ओके, ऑल राइट, चलिए काम करना चालू करते हैं। अब किरचॉफ के नियम की सहायता से हम क्या करेंगे? पहले तो केवीएल की दो इक्वेशन बनाएंगे। वो दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो समझिए। ये ऐसा, ये दिख रहा है, ठीक है? ये अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपको ये पता चलेगा क्या भाई, कि ये इस परिपथ के अंदर किसी तरीके की कोई बैटरी नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है? तो एक तरफ वाला भाग 0 रहेगा जब आप केवीएल बनाएंगे, है ना? तो मैं लिख देता हूं, एक तो ये लूप लेंगे और एक ये लूप लेंगे, ये दो लूप लिए जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपन लूप लेते हैं कौन सा? ये है लूप ए बी डी ए में, ठीक है? और किससे? के वी एल से। उम्मीद करता हूं ये दिखाई दे रहा होगा आपको थोड़ा सा, हाँ दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये लूप पता चल गया। चलिए, चूंकि इस लूप में बैटरी नहीं है तो एक तरफ तो 0 आएगा, ये निश्चित है, ठीक है? एक तरफ 0 आएगा, ये निश्चित है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ विभव पतन की ही बात करनी है कि विभव पतन कितना आने वाला है ना? चलिए विभव पतन देखो, तो ऐसा लूप चल रहा है, लूप ध्यान में रखना, मैं लूप की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो धारा की डायरेक्शन भी वही दिख रही है। इसका मतलब यहां पर विभव पतन I1 R1 प्लस का होगा, तो हमने लिखा I1 R1, वो भी प्लस का। फिर धारा ऐसे जा रही है, लूप भी ऐसा जा रहा है, बी से डी की ओर यूं चल रहे हैं ना लूप में। तो अगर ऐसा जा रहे हैं तो ये IG, अब देखो धारा मापी का प्रतिरोध G है बच्चों, है ना? धारा मापी का प्रतिरोध दिया तो आप IG लिख दो, सॉरी RG लिख दो, या फिर आप G लिख दो, ज्यादा ठीक रहेगा। तो G किससे गुणा होगा? IG से गुणा हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? IG इंटू G, ठीक है ये बात। फिर इसके बाद में क्या होगा? यहाँ पे देखो, ऐसे गए और यूं जा रहे हैं। अब लूप ऐसा जा रहा है, धारा ऐसी जा रही है, विपरीत दिशा है, माइनस के चिन्ह के साथ में। तो माइनस का चिन्ह लगाया और देखो लिख दो I2 R3, हो गया, सारा काम हो गया। अब बराबर में क्या लिखेंगे? 0, क्यों? क्योंकि बैटरी तो है ही नहीं। बात समझ में आ गई आपको? ओके, फिर देखिए इसके आगे क्या देखेंगे अपन। अब देखो, ये एक इक्वेशन हमारे पास में आ चुकी है, ये समीकरण नंबर 1 है। अभी अपने संतुलन की अवस्था की कोई बात नहीं की है, बाद में करेंगे। अब दूसरा लूप लेंगे ऐसा, ठीक? तो ये लूप देखें तो इसको अपन लिखेंगे, ये है लूप बी सी डी बी, ठीक है? ऐसा है ना, बी सी डी बी, ये लूप में, और किससे? के वी एल से। अगर यहां पर केवीएल लगाया जाए तो देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी। चलिए, तो बैटरी तो इसमें भी नहीं है तो एक तरफ 0 आएगा ही आएगा, है ना? अब देखो क्या होगा, ऐसा गया, लूप ऐसा जा रहा है, धारा भी ऐसे जा रही है, I3 इंटू R2, ठीक है? लेकिन I3 को क्या लिखा जा सकता है? I1 माइनस IG लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है? ये मैंने आपको बताया था, तो मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ, I1 माइनस IG, ये तो धारा, और इसके संगत प्रतिरोध क्या है? R2, ठीक है? चलिए, अब लूप ऐसा जा रहा है, यू लूप ऐसा गया, धारा ऐसे जा रही है, बताओ भाई विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है तो फिर माइनस के चिन्ह के साथ में हम काम करेंगे, और I4 इंटू R4 लिखेंगे। I4 की जगह क्या लिखा जा सकता है? I2 प्लस IG लिखा जा सकता है ना, ये ब्रैकेट बना दिया, और इसको किससे गुणा करना है? R4 से गुणा करना है, ठीक है? चलिए, अब ये हो चुका है, ये हो चुका, अब ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, धारा ऐसे जा रही है, विपरीत दिशा, वापस से माइनस का, प्रतिरोध G है, धारा IG है, तो माइनस IG को किससे?
जी से, और दूसरी तरफ क्या रहेगा भाई, बराबर में 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया भाई। किरचॉफ के नियम का उपयोग कर लिया। आप लिखेंगे किरचॉफ के नियम की सहायता से, फिर उसके बाद में ये काम करना चालू कर देना। ठीक है, चलो अब इसके बाद में काम करते हैं। अब हम बोल रहे हैं संतुलन की अवस्था में, तो हमने लिखा वही रामायण जो अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में IG बराबर 0 तथा B बिंदु पर विभव का मान किसके बराबर होता है, D बिंदु पर विभव के बराबर होता है। अतः समीकरण 1 व 2 से पुनः, ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से पुनः अपन काम कर रहे हैं। क्या है भाई समीकरण 1 व 2 से पुनः में क्या होगा, IG जहां पर भी है दोनों समीकरणों में 0 रख दो आप। ठीक है, तो पहले समीकरण में IG ये 0 रख देंगे, ये हटा दो। ठीक है, अगर इसको हटा देंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, I1 R1 माइनस I2 R3 बराबर 0। देखो ये और ये उतारा है मैंने, इसको हटा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ I1 R1 बराबर हो गया है I2 R3 के, और ये समीकरण नंबर दे देते हैं 3। ठीक है, हुआ ये काम। अब चलो आगे कैसे काम करेंगे, तो इसमें नेक्स्ट में भी 0 रखो, IG को 0 रखो, यहाँ पे भी 0 रखो, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 तो ये तो पूरा पद ही हट जाएगा। यहाँ पे 0 रखूंगा तो I1 R2 होगा तथा I1 R2 माइनस I2 R4, ये तो हट जाएगा ना, ये हट जाएगा, I2 R4 ये हट गया बराबर में 0। तो इसका मतलब I1 R2 बराबर हो जाएगा I2 R4 के। हो गया डन। चलिए ये समीकरण नंबर हमारे पास में क्या, 4। आप गौर करो ये समीकरण तो थोड़ी देर पहले भी वही आए थे, सेम ऐसे के ऐसे ही इक्वेशन आए थे, कोई चेंजेस नहीं था। क्या किया था, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाया था, यहाँ पे समीकरण 4 में किसका भाग लगाएंगे, समीकरण 3 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, समीकरण 4 बटा समीकरण 3 करने पर, या समीकरण 3 बटा समीकरण 4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उल्टा भी करोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे कंफ्यूज मत करना कि सर हर बार ऐसे ही कर रहे हैं, मैं इसमें इसका भाग लगा दूंगा, भाई प्रतिबद्ध तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें इसका भाग लगाओ, क्या हो जाएगा, I1 R1, ठीक है, I1 R1 बटे I1 R2 बराबर I2 R3 बटे I2 R4। बताओ भाई, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो यही तो आएगा, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, R1 बटा R2 बराबर आ रहा है R3 बटा R4 के। आ गया, यही संतुलन का आवश्यक प्रतिबद्ध है, या यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का आवश्यक प्रतिबद्ध है, इति सिद्धम। ठीक है, चलिए तो ये हो चुका आज के लिए। देखिए बच्चों, मैं आपको हर बार कहता रहता हूं कि प्लीज वीडियोस को एंड तक देखें, ये तो मैंने खूब दिनों बाद में वैसे कहा है, लेकिन बच्चों प्लीज ऑनलाइन वीडियोस को देखना चालू करो। मैं जब देखता हूं तो नंबर ऑफ व्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब टाइम पीरियड देखते हैं तो वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम होता है। इससे पता चलता है कि आप वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हो। देखिए ये आपके लिए सही है, आपको लग रहा है कि हाँ नेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो डाउनलोड कर लेते हैं, आसानी से बाद में देख लेंगे। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वीडियोस को अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो ये सीधी सी बात है, मेरे लिए थोड़ा सा फायदे का सौदा है। ठीक है, यूट्यूब की एक कंडीशन है, अगर मेरे को मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाना है तो वॉच आवर, मतलब कितने जनों ने कितनी देर तक ऑनलाइन देखा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये 2,40,000 मिनट है,
थोड़ा ज़्यादा है ना, ये मेरे को कंप्लीट करना ही है। तो उसमें मैं आपकी मदद मांग रहा हूँ और हर तरीके से मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, आपको जो चाहिए स्टडी मटेरियल, मतलब हर एक चीज़ मैं आपको उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जैसा आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बस इतना ही कह रहा हूँ कि मेरे साथ में चलते चलिए, आपका कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा और तरीके से अपन रिवाइज भी कर पाएंगे अगर साथ में चलते हैं तो। ठीक है, मैं कोई हार्ड एंड बहुत तेजी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे ही पढ़ाता हूँ, बहुत आसानी से धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूँ और अपना कोर्स आसानी से कंप्लीट भी होगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो वीडियोस को लास्ट तक देखो बच्चों, ऑनलाइन देखो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।